बातें करेंगे। इधर देखिए, क्लास 8 में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जब क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस, चैप्टर का नाम है सेल एंड सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अपने को ये मालूम है एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय सेल्स। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय सेल्स। ठीक है, तो सेल्स जो है, प्लांट्स भी सेल से ही बने हैं, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स इज मेड बाय सेल। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सेल्स क्या है? ये फंक्शनल, हाँ, फंक्शन सेल, फंक्शन सेल्स। तो सेल्स जो है कैसा है? फंक्शन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गई बात? तो सेल्स जो है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यानी सेल्स के बगैर अपनी बॉडी अधूरी है। ठीक है, तो सेल से ही अपनी बॉडी बनी हुई, चाहे प्लांट की हो या एनिमल से। समझ में आ गई बात? तो आपके बुक्स में जो है सेल्स के दो डायग्राम किए हुए, एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की। ठीक है, तो आपको एक फर्क रहेगा, आप कल अपने कॉपी में उनकी डायग्राम्स बना के लाइए। ठीक है, और उनको हर ऑर्गेनिज्म को क्या क्या नाम है वो लिख के लाइएगा। समझ में आ गई बात? यस। ओके, यस। तो आज हम इसमें देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। कंपोनेंट ऑफ सेल्स, कंपोनेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आपको अभी कौन कौन से कंपोनेंट देखना है? सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपके बुक्स में अभी दो ही कंपोनेंट दिया है। सबसे पहली बात कौन सा दिया है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल देखेंगे हम। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे प्लांट सेल, प्लांट बोले तो अलगी, फंगी, ठीक है, एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स आल्सो, जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये सेल वॉल्स होती है। ठीक है, एक सेल्स है। ठीक है, क्या है? सेल्स। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इस प्रकार से इसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है ना, ये है इसका सेल वॉल। समझ में आ गई बात? यस। ये पूरा उसका सेल वॉल है। समझ में आई बात? यस। ठीक है, ये अभी सेल वॉल देखेंगे, बाद में दूसरे ऑर्गेनिज्म भी पढ़ेंगे, उसकी सेल के ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेल वॉल पढ़ लेते हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये जो डार्क प्लेस वाला दिख रहा है, ये कौन सा है? सबसे प्लांट सेल में क्या होता है? ये सेल वॉल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो है ये कैसे बनी होती है? पूरे
सेल्स के आसपास से होती है, ठीक है। ये क्या कैसा होता है, ये इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोटिंग, सेल्स का जो बाहर का जो कोटिंग होता है ये क्या है, सेल वाला है। ये कैसी होती है, इलास्टिक है ना, कवरिंग बोलना चाहिए सेल्स का बाहर का कवर इन कैसा ओनली प्लांट सेल। कौन से सेल में, प्लांट सेल में, ठीक है। अब उसके बाद में इट इज कंपोस्ट ऑफ, ये बना कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, सेलुलोज और पेक्टिन। ये दो केमिकल से ये सेल वॉल बनी हुई है। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं आप, है ना। फिर उसके बाद में लिखिए, आफ्टरवर्ड द पॉलीमर्स लाइक लिक्विड सुबेरिन। उसके बाद में कुछ देर समय के बाद उसके बाद में क्या क्या कैसे बना था, पॉलीमर्स क्या के, लिग्निन सुबेरिन प्यूटिन आर एडेड इन द सेल वॉल। बाद में ये सब आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या है, फंक्शंस क्या है। फंक्शन इसका ये है कि आर सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द सेल्स। यानी ये सेल वॉल क्या काम करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का काम है। और प्रिवेंट करता है किसको, जो एक्स्ट्रा जो पानी वाटर्स है या अदर मटेरियल्स यहाँ पे एंट्री होने के लिए, वो सेल्स के अंदर में एंट्री होने के लिए क्या काम करता है, वो मना करता है, रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। ये इसका काम आप समझ में आ गई बात। तो क्या बोलेंगे, प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में क्या होता है, वो अब्सेंट होता है। क्या होता है, वो अब्सेंट होता है। और ये पूरे सेल्स के आसपास होता है प्लांट सेल में, ठीक है। अलगी, फंगी और प्लांट्स, इनका जो सेल्स होता है, इनकी आउटर मोस्ट लेयर जो है, तो वो क्या है, सेल वॉल है। समझ में आ गई बात। और ये बना कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, पेक्टिन, ठीक है। इस केमिकल से बना रहता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती है एज पर नीड, उसमें क्या क्या समावेश हो जाता है, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन, ठीक है। और मेन फंक्शंस क्या है इसका, द प्रोटेक्शन टू द सेल्स एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल्स, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये फंक्शन है। अब दूसरा देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब देखेंगे तो कौन सा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल नहीं होता बोले हमने आपको, तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होगी, ये जो भाग है इसका होगा, ये दिख रहा ना आपका, ये कौन सा भाग होगा, ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, समझ में आ गई बात। ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन जो है ये कैसा होता है, थीन होता है। कैसा होता है, ये थीन होता है, पतला होता है और फ्रेजाइल मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है, और इलास्टिक कवरिंग सेपरेट द सेल कंपोजिशन फ्रॉम द आउटर मोस्ट एनवायरमेंट। अब ये जो है, मैं आपको ये कुछ जाएगा प्लांट सेल का, ठीक है, तो ये सेल वॉल उसमें नहीं होता एनिमल सेल में, ठीक है। तो इसका काम कौन सी है कि ये कैसा होता है, फ्रेजाइल होता है, इलास्टिक होता है और थीन होती है। और ये सेपरेट्स द सेल, जान जो सेल कंपोनेंट्स है, सेल के जो अदर ऑर्गेनिल्स है, ठीक है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन 2 लेयर्स। यहाँ पे कौन कौन से जो लेयर्स होते हैं, प्रोटीन की 2 लेयर्स होती है, फास्फोलाइपिड्स। कौन सी, फास्फोलाइपिड्स। यहाँ पे 2 लेयर्स होती है,
एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ही पदार्थों को वो एंट्री देती है, सभी पदार्थों को एंट्री नहीं देती। ठीक है, सेमी परमिएबल, ये कैसी होती है? सेमी परमिएबल। कैसी? परमिएबल। परमिएबल। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ कुछ ही पदार्थों को एंट्री देती है, बाकी पदार्थों को एंट्री नहीं देती। या कोई भी पदार्थ है, मीन्स इट इज ऑलवेज सम substances are enter in the cells while prevent the others। यानी कुछ ही पदार्थों को वो सेल्स के अंदर में एंट्री देता है, बाकी सभी को एंट्री सेल के अंदर में नहीं देती। ये उसका काम हो गया। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होने की वजह से, सेमी परमिएबल ये प्रॉपर्टी होने की वजह से वहाँ पर क्या क्या आ सकता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, साल्ट, ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूल, ये सेमी परमिएबल के कारण मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दूसरा क्या है? साल्ट, ऑक्सीजन, O2, इन चीजों को वो सेल्स के अंदर में प्रवेश देता है, एंट्री देता है। ठीक है, लेकिन जैसा जो पदार्थ सेल की आवश्यकता नहीं है, जैसे CO2 इसको कैसा रखता है? वो बाहर रखता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक्सिट सेल, और CO2 को मतलब बाहर भी कर सकता है, CO2 को बाहर करने की भी क्षमता उसमें होती है। इन पदार्थों को बाहर नहीं कर सकता वो, तो किसको बाहर करता है? वो CO2। ठीक है, ये बात हो गई। इफ एनी चेंजेस आकर्स आउटसाइड द सेल्स, अगर सेल्स के बाहर का जो भाग है इधर का, यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर आ गया, लेकिन सेल्स जो है if any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to the plasma membrane। बात देखिए, ये बाहर का जो वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, अगर कुछ भी गड़बड़ी आ गई, लेकिन यहाँ अंदर में सेल्स को उसका इफेक्ट नहीं होने देती। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे का वैसा यहाँ का वातावरण रहता है, एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, आउटसाइड वाली एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया आउटसाइड द सेल्स के बाहर, लेकिन इसके अंदर का जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या कहते हैं उसको? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। समझ में आया? उसको क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, हाउ डू सब्सटेंसेस ट्रेवल इन द सेल्स। सेल्स में सब्सटेंस कैसे ट्रेवल्स होते हैं, ये बात को समझ लेते हैं। ठीक है, सेल्स में हाउ डू सब्सटेंसेस ट्रेवल इन द सेल्स, किस प्रकार से सब्सटेंसेस ट्रेवल होते हैं सेल्स के अंदर में। तो उसके लिए दो प्रोसेस है। क्या है? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। पहली कौन सी है? एंडोसाइटोसिस। सेकंड कौन सी है? एक्सोसाइटोसिस। समझ में आई बात? एक्सोसाइटोसिस सीधी सीधी बात है, जैसे टू गल्फ या एनगल्फ फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरमेंट। सेल्स मान के चलो ये सेल्स है, सेल्स के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल्स के बाहर के जो मटेरियल्स है वो अंदर की ओर आना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। समझ में आ गई बात? सीधे शब्दों में, अगर मटेरियल्स बाहर से कहाँ आ रहा है? अंदर की ओर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। ठीक है, उसका उल्टा है एक्सोसाइटोसिस। और जो पदार्थ सेल से बाहर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं सेल से, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर कर देती है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। समझ में आ गई बात? बहुत होशियार होते हैं। अब उसके बाद में देखिए, प्रोसेस दोज दैट डज नॉट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। अब ऐसी जो प्रोसेस है कि जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो वो प्रोसेस है
डिफ्यूजन। क्या होती है? डिफ्यूजन। पहली प्रोसेस कौन सी है वो? डिफ्यूजन। और दूसरी है ऑस्मोसिस। ठीक है, पहली प्रोसेस कौन सी है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। सेकंड कौन सी है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। समझ में आई बात? दो प्रोसेस जिसमें एनर्जी नहीं लगती। तो डिफ्यूजन क्या है समझ लेते हैं। एंट्री और एग्जिट्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड CO2, यानी ऑक्सीजन की एंट्री होना या कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होना या कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, एंट्री या एग्जिट होती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है द ट्रेवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ए पार्ट विथ मोर वाटर टू ए पार्ट विथ लेस वाटर। जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ का पानी कम पानी की ओर ट्रेवल और पानी होना मतलब क्या कहलाता है? हाँ, कहाँ से? थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेल्स है ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है। अब सेल में बाहर काम के तो ज़्यादा पानी है, ठीक है। यहाँ वाटर कैसा है? वाटर इज H2O कैसा है? मोर है। H2O कैसा है? मोर है। तो वो पानी यहाँ पे कैसा है? मान के चलो यहाँ पे लेस है, यहाँ पे कम कैसी है? लेस है। H2O कैसा है? कम है सेल्स के अंदर। तो ये पानी ट्रेवल्स कहाँ से करेगा? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, यानी सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है, इट इज फिजिकल प्रोसेस विथ 3 पॉसिबिलिटीज। फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे 3 प्रकार की पॉसिबिलिटीज होती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक, सॉरी ये उल्टा पुल्टा हो गया, चेंज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसी होती है? थोड़ा सा पहले लिखना था, ये बाद में लिखिए हमारी बुक्स के हिसाब से। वही तो बोल रहे, वो तो प्रोग्राम है। तो कैसा है? आइसोटोनिक का मतलब होता है द मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड सेल हैज सेम प्रोपोर्शन। मान के चलो ये सेल्स है, ठीक है। यहाँ का जो प्रोपोर्शन है पदार्थों का, सब्सटेंसेस का, ठीक है, पानी बोलो या कुछ भी विटामिन जो भी है, ठीक है, तो वो और बाहर में कैसा होगा? सेम होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोटोनिक। ठीक है। अगर बाय द वे हाइपरटोनिक मतलब द सेल हैज मोर, सेल्स के अंदर में ज्यादा पानी यदि है, सेल्स के अंदर में सेल हैज मोर वाटर देन आउटसाइड मीडिया। अगर सेल्स के अंदर में ज्यादा पानी है तो वो पानी कहाँ जाएगा? सेल से बाहर, ठीक है, सेल्स के बाहरी एनवायरनमेंट में जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, उदाहरण के रेसिन जो है तुम्हारे किशमिश है ना, किशमिश को अगर पानी में 2-4 घंटे कर दो, नहीं काय में, शक्कर के सॉल्यूशन में, शुगर के सॉल्यूशन में, ठीक है, या फ्रूट्स, if fruits places are kept in the saturated sugar solution, अगर फ्रूट्स को आपने शुगर के सेचुरेटेड, बहुत गाढ़ा वाला शुगर का सॉल्यूशन बनाया और उसमें अगर डाल दिए तो शुगर का वहाँ का जो पानी की जो मात्रा क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। किसका? सेल्स का। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में कैसा होगा
कि सो द फ्रूट किसे श्रिंक ऑफन, कैसा होगा, श्रिंक होगा, सुखड़ जाएगा वो, कैसा हो जाएगा वो, सुखड़ जाएगा, ठीक है। और ये फ्रूट्स को अगर हमने काय में डाल दिए, शुगर सॉल्यूशन में, शुगर के सॉल्यूशन में, यानी शुगर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सेचुरेटेड होना चाहिए, ज़्यादा पैमाने में होना चाहिए, वहाँ पे कुछ देर रखे तो तुम्हारा जो फ्रूट्स है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। If plant cells or animal cells is kept in hypertonic solution, the water comes out, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ का पानी कैसा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस सेल्स का पानी का क्या कैसा हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, उसको बोलते हैं हाइपरटॉनिक। समझ में आ गई बात। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब सेल्स का में यदि कम पानी है और बाहर ज़्यादा पानी है, सेल्स के बाहर ज़्यादा पानी है, तो वो पानी कहाँ से एंटर होगा, सेल्स के अंदर होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, सेल्स का पानी, मान लो ये सेल्स है तो इसमें सेल्स पानी कम है, बाहर ज़्यादा है, तो इधर का पानी कहाँ जाएगा, वाटर कहाँ जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए सेल्स के अंदर में मान के चलो ये सेल्स है, अब देखेंगे साइटो, यहाँ समझ में आएगा सबको, ठीक। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये मान के चलो सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन होगी बाहर, ठीक है, यहाँ पे एक का न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो बहुत सारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ऐसे कि क्या हो गए, सेल ऑर्गेन्स है, ठीक है। तो यहाँ और बाकी जगह पूरा क्या रहेगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, क्या रहेगा इसमें, ये लिक्विड है, ये कैसा है, फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। अब इसके बाद में ये कैसा होता है, इस मूविंग स्टिकी सब्सटेंस, ये कैसा होता है, मूव होता है इधर उधर, और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। दूसरी बात, मेनी सेल्स ऑर्गेन्स आर सस्पेंडेड, इन्हें सबको पता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स मैंने आपको बोला, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गई, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वैक्यूल्स हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेन्स भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेन्स और इनको छोड़ के साइटोप्लाज्म मीडियम फॉर सेलुलर केमिकल रिएक्शंस, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेन्स, यानी ऑर्गेन्स का पार्ट छोड़ के बाकी का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल, यानी जो सेल आपके सेल न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो गए, सेल ऑर्गेन्स हो गए, उसको छोड़ के जितना बचा हुआ जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, सिस्टोल, ठीक है। अब उसके बाद में उसको सिस्टोल कहेंगे, और इसमें सिस्टोल में क्या क्या होता है, वाइटल विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, जस्ट लाइक ए, हाँ, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन वगैरह इसमें होते हैं, ठीक है। इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म इज मोर ग्रेनुलर एंड डेंस, कैसा ग्रेनुलर होता है और डेंस मतलब गाढ़ा होता है, इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल के कंपैरिजन में इसका साइटोप्लाज्म होता है एनिमल सेल का, वो कैसा होता है, डेंस होता है, थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद में और कहाँ तक होता है, मोस्टली पुश्ड टू द पेरिफेरी ड्यू टू द लार्जर सेंटर वेक्यूल्स, और ये इसका पेरिफेरी जो बाहर का जो भाग है, यहाँ पे एक बड़ा सा वेक्यूल्स होता है, क्या होता है इसमें, वेक्यूल्स, ठीक है। इस वेक्यूल्स के कारण ये साइटोप्लाज्म किधर आखिरी तक
फैला हुआ होता है। समझ में आया? Yes. अब इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कल लेंगे पीरियड, उसमें पढ़ाएंगे हम आपको सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स, न्यूक्लियस हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़े? सिर्फ सेल वॉल और प्लाज्मा में। ठीक है, थोड़ी शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री सुन लो समझने के लिए। क्या क्या पढ़े हमने? सेल्स जो होता है, सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, क्या सा प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है। वो कैसे बना होता है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, पेक्टिन वगैरह से। ठीक है, Yes. फिर उसके बाद में दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ कहाँ होती है? दोनों में होती है, लेकिन दोनों में होती है। ठीक है, तो ये एनिमल में आउटर मोस्ट लेयर होती है और प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? सेल वॉल होता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल मतलब कुछ पदार्थों को एंट्री देता है, कुछ पदार्थों को एग्जिट करता है। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें पदार्थ किस प्रकार से, सब्सटेंसेस किस प्रकार से ट्रेवल करते हैं ये देखिए हमने। तो इसमें दो प्रोसेस हमने पढ़े, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। जो फूड वगैरह मटेरियल जो है ये अगर सेल्स से के अंदर एंट्री करते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। सेल्स अगर या फूड वगैरह बाहर की ओर जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और उसके बाद में भी और दो प्रोसेस हमें देखे कि डिफ्यूज प्रोसेस डज नॉट कंज्यूम एनर्जी। जो प्रोसेस होती है तो उसके लिए एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, तो उसके लिए दो प्रोसेस बता रहे हैं हम आपको, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो उसमें कैसा होता है? एंट्री या एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि बाहर का वाटर जो होता है, ज़्यादा पैमाने पे जो वाटर होता है, उस वाटर्स का अगर अंदर की ओर एंट्री होना दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी ज़्यादा वाटर से कम वाटर, मतलब सेल्स में कम वाटर है, जैसा भी हो, बाहर को कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है। तीन पॉसिबिलिटीज कैसी है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में, बाहर सेल्स के आउटर एनवायरनमेंट में और सेल्स के अंदर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे? कि अगर आउटसाइड जो मीडिया है, सेल्स के अंदर में कम पानी है और सेल्स के बाहर ज़्यादा पानी है, तो पानी कहाँ एंट्री होगी? सेल्स के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उदाहरण के तौर पे रेसिल जो होती है, रेसिल्स यानी किशमिश है ना, किशमिश को अगर आपने पानी में डुबा के खुल जाती है, तो बाहर में ज़्यादा पानी था तो वो कैसा हो गया? वहाँ पे अंदर एंट्री हो गई। ठीक है, उसका उल्टा अगर बाय द वे सेल्स के अंदर में ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो वो बाहर की ओर जाएगा, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले वाला हाइपोटोनिक था, ठीक है, दूसरा वाला, और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उदाहरण के तौर पे फ्रूट्स वगैरह को अगर हमने सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर में डाल दिए तो कैसा हो जाएगा? शुगर जाएगा फ्रूट्स। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद में वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मतलब बाहर निकलना, एंड देयर इज कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमने साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कहाँ से शुरुआत होती है? जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो लिक्विड होता है, ठीक है, स्टिकी पदार्थ होता है, मूविंग पदार्थ, सब्सटेंसेस, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, वेकोल्स, ये क्या हो गए? सेल ऑर्गेनिल्स हो गए। इनको छोड़ के
जितना लिक्विड वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टोल कहते हैं। और इस सिस्टोल्स में बहुत सारी कुछ केमिकल्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए, तो ये सब सारी बातें हमने पढ़ चुके हैं। अब हम कल से पढ़ेंगे सेल ऑर्गेन। समझ में आ गई बात? Yes.